नमस्कार। भारत की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत की बात में आज एक मैं नया इशू लेके आया हूं। हालांकि ये बात तो काफी पुरानी है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप जरा आदरणीय मनमोहन सिंह की स्पीच सुनिए जो 2006 में उन्होंने दी थी। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. आपने इस स्पीच को बहुत ध्यान से देखा और सुना। ये स्पीच इंग्लिश में है। जो लोग इंग्लिश को इमीडिएटली नहीं समझ पाएंगे उनके लिए मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूं कि ये कहाँ उन्होंने बोला था और क्या बोला था। ये भाषण श्री मनमोहन सिंह जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में दिया था और उन्होंने बोला है, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। कृषि एवं जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम में हमारी प्राथमिकताएं हैं। बहुत अच्छा बोला। एक विश्व प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट के लिए इस सेंटेंस में मेरे को कोई कमी नजर नहीं आ रही। अब आगे सुनिए। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को नए सिरे तैयार करने की जरूरत है। बहुत आवश्यक बात है, कोई शक नहीं। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। मैं रिपीट करता हूं कि हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों के विकास में समान भागीदारी मिले। ये बात समझ से परे है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, बच्चे, महिलाएं, सबके लिए योजनाएं बननी चाहिए। भारत देश एक है, लेकिन अल्पसंख्यकों में भी एक खास वर्ग के लिए इतनी चिंताएं क्यों? पिछड़ा वर्ग अगर वो है तो क्यों है? 50 साल तक आपकी सरकार क्या करती रही? फिलहाल ये एक बहुत बड़ा बहस का विषय है। आप सोचिए जरूर। बात मनमोहन सिंह जी ने, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस के दबाव में बोला है, तो मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दुहाई देते रहते हैं, एक बार आके बताएं जरूर। क्योंकि देश के लिए और देश हित के लिए ये बोला गया है या नहीं? अगर नहीं या हाँ, तो कैसे ये देश का हित करेगा? वरना आप सजग हो जाइए कांग्रेस की अगुवाई में बने हुए इंडी अलायंस से, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बने।
अब इस मुद्दे को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1954 में संसद के अंदर एक अधिनियम पास किया गया था जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड बनाया गया, जो कि तुरंत वक्फ बोर्ड उसके बाद खत्म कर दिया गया। पर 1995 में वक्फ बोर्ड के लिए अधिनियम दोबारा से बनाया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने बोला है 1995 में वक्फ बोर्ड का के लिए अधिनियम दोबारा से पारित किया गया। 1995 की सरकार थी। कुछ आप भी मेहनत कर लो यार पता करने की किसकी सरकार थी। 2013 में इस वक्फ बोर्ड के अधिनियम में और संशोधन किया गया और इस संशोधन में वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां प्रदान कर दी गई कि वो देश की किसी भी व्यक्ति की या किसी भी धर्म विशेष की संपत्ति पर जिसको वो बोल देंगे कि ये मेरा अधिकार है और ये मेरी संपत्ति है, उसके अगेंस्ट आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। याद रखना, संपत्ति आपकी भी हो सकती है, क्रिश्चियंस की भी हो सकती है, सिख की भी हो सकती है, पारसी की हो सकती है, बौद्ध की हो सकती है, जैन की हो सकती है। ये सारे अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी भी हो सकती है। अनुसूचित जनजाति की हो सकती है, अनुसूचित जात की हो सकती है, बैकवर्ड क्लास की हो सकती है, सरकारी संपत्ति भी हो सकती है। कांग्रेस यही नहीं रुकी। 2014 के इलेक्शन के पूर्व कांग्रेस ने 123 प्रमुख दिल्ली की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। तमिलनाडु में तो वक्फ बोर्ड का हाल ही गदर। 1500 वर्ष पुराना एक प्राचीन हिंदू मंदिर को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। तमिलनाडु के 6 गांव को, हर मकान को, कई सरकारी दफ्तरों को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके ऊपर अभी बहस जारी है। सोचना आपको है। अगर अभी भी आप उसी तरह सोचते रहेंगे, अरे कुछ नहीं होना है, आराम से रहो, रहिए, आपका जीवन निकल सकता है, पर आगे आने वाली जनरेशन को मुसीबत का सामना करते लग रहा है जिस तरह से चीजें चल रही हैं। सोचिए जरूर। आप एक भारतीय हैं, निडर भारतीय बनिए। भारत है तो आपकी संपत्ति है, नहीं तो आपकी संपत्ति को हथियाने वाले पासों हैं। जिस संपत्ति पर आज आप गर्व कर रहे हैं कि मेरी संपत्ति है, पता नहीं, मेरे को वही टाइटल याद आता है, कल हो या न हो। कांग्रेस गलत नहीं कहती है। लोकतंत्र को खतरा है, संविधान खतरे में है, लेकिन किसके आने पे यह आपको सोचना होगा। हर नेता उस ग्रुप पे एक ही बात आजकल कहते हुए मिलेगा, क्योंकि अगर इस बार चूके तो अगली बार इलेक्शन नहीं होगा। सही कहते हैं, क्योंकि अगर इस बार आप चूके तो अगली बार वक्फ बोर्ड इतना मजबूत हो जाएगा कि इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच है, कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात। मैं सनातनी हूं, स्वच्छंद भारतीय हूं, निडर भारतीय हूं। अगर आप भारतीय हो तो अभी भी जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार। वोट देना आपका अधिकार है। लोकतंत्र की रक्षा आप सिर्फ वोट दे के कर सकते हैं, घरों में लेट कर नहीं। घर के बाहर निकलिए और अधिकतम संख्या में वोट कीजिए। गर्मी, सर्दी, बारिश सब मौसम है, आते हैं जाते रहते हैं।
अस्तित्व बचाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।